ऑल राइट, सो अब हम IAS 16 में आगे बात करते हैं अपने पास, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स नॉन करंट एसेट्स और इनके लिए कंपोनेंट अकाउंटिंग। एक एयरलाइन कंपनी के पास जो एरोप्लेन है, अगर इस एरोप्लेन के मेन कंपोनेंट्स की बात करूं जो कि हो सकते हैं एक इंजन, दूसरा आपका इंटीरियर ऑफ एरोप्लेन और थर्ड इसका एक्सटीरियर यानी कि उसकी बॉडी। अब क्या इस एरोप्लेन की एक साथ ही डेप्रिसिएशन कर दी जाए, वन गो में इसको डेप्रिशिएट कर दिया जाए? आंसर इज नो, बिकॉज जो इंजन है इसका जो पैटर्न ऑफ यूज है जिससे हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स हम ले रहे हैं, तो इसके फ्लाइंग आवर्स पे में भी डिपेंड करता है। जो इसका इंटीरियर है, फॉर एग्जांपल अंदर की चेयर्स, अंदर का फर्नीचर, तमाम चीजें अंदर की, मे बी पॉसिबल वो 5 साल उनकी लाइफ है, 5 साल के बाद कंपनी को चेंज करना पड़े। इसी तरीके से अगर हम एक्सटीरियर की बात करें बॉडी की, तो मे बी पॉसिबल वो 8 साल चल सके या 10 साल चल सके। सो बेसिकली तो इस तरह के एसेट्स आपके क्लासिफाई होते हैं कॉम्प्लेक्स नॉन करंट एसेट्स, और इनकी अकाउंटिंग, इनकी डेप्रिसिएशन मेनली की जाती है कंपोनेंट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली। कंपोनेंट अकाउंटिंग का सिंपली मींस ये हुआ कि अब एसेट को हम वन गो में डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, बल्कि इसके हर कंपोनेंट की अलग अलग डेप्रिसिएशन होगी। तो यहां पे लिखा हुआ है दीज आर द एसेट्स दैट हैव मोर देन वन कंपोनेंट एंड ईच कंपोनेंट हैविंग डिफरेंट यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ डिफरेंट होने की वजह से आपको इसकी डेप्रिसिएशन भी अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो ईच सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन करंट एसेट शुड बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली। सो एक छोटी सी एग्जांपल से बात समझते हैं। इस एग्जांपल में हमने कहा एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसके 4 कंपोनेंट्स हैं मेनली। हर कंपोनेंट की कॉस्ट अलग बता दी गई, 100, 80, 40 एंड 30, तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट बन गया आपका 250। हर एक कंपोनेंट की लाइफ भी अलग से दी गई है आपको, 10 इयर्स, लाइक 20 इयर्स फॉर कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3 की लाइफ है 5 इयर्स, कंपोनेंट 4 की लाइफ है 3 इयर्स। सो अब इसकी डेप्रिसिएशन जैसे ऊपर हम बात कर चुके कि हर कंपोनेंट को सेपरेटली डेप्रिशिएट करना है। सो सिंपली इस 100 को हम डिवाइड बाय कर देंगे 10 से, सो रिजल्टिंगली आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 10। इस 80 को हम डिवाइड बाय कर देंगे इसकी यूजफुल लाइफ से, सो ये आपके पास आ गई 4। यहाँ पे 40 को हम डिवाइड बाय कर देंगे 5 से, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ गई आपके पास 8। और यहाँ पे $30 मिलियन को अगर हम डिवाइड कर देंगे 3 ईयर से, सो यहाँ पे इसकी रिलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई 10। सो हर कंपोनेंट को आपने सेपरेटली डेप्रिशिएट किया। डेप्रिशिएट करने के बाद टोटल डेप्रिसिएशन फॉर दिस एसेट इज लाइक 32, और अगर टोटल कॉस्ट में से हम लेस करवा दें डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास साल के एंड में नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज कैलकुलेटेड एज 218। सो दिस इज हाउ वी सेपरेटली डेप्रिशिएट ईच कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, एक और चीज यहां पे बता दूं, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक कंपोनेंट की जो लाइफ है वो आपको ईयर्स में दी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। पीछे हम कहीं एक ऐसी एग्जाम्पल, हम एक ऐसी सिचुएशन देख कर आए थे जहां पे मे बी पॉसिबल आपका आवर्स मेथड पे आप एसेट को डेप्रिशिएट करो या यूनिट्स मेथड पे डेप्रिशिएट करो। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि ये लाइफ हमेशा ईयर्स में ही हो। यहाँ पे मे बी पॉसिबल किसी कंपोनेंट की लाइफ आपकी आवर्स में हो सकती है, किसी कंपोनेंट की लाइफ आपकी यूनिट्स में हो सकती है। सो हम उस मेथड के अकॉर्डिंगली, जिस तरह हम उस एसेट को यूज करें, उसके अकॉर्डिंगली हम उसका डेप्रिसिएशन मेथड सेलेक्ट करते हैं, उसको डेप्रिशिएट करेंगे। लेकिन बात क्या समझने की कि यहाँ पे हर कंपोनेंट की डेप्रिसिएशन सेपरेटली कैलकुलेट की जाएगी। इसी के लिए एक और एग्जाम्पल जरा अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पे हमारी एग्जाम्पल है, इसमें कह रहे हैं एन एयरक्राफ्ट कैन बी कंसीडर्ड एज हैविंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। एक एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स, यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स आपको बता दिए गए, हर एक की कॉस्ट भी आपको सेपरेटली दी हुई है, और हर एक का यूजेज पैटर्न, जो यूजफुल लाइफ है वो, अगर मैं फर्स्ट कंपोनेंट की बात करूँ वो ईयर्स में है 20 ईयर्स, और अगर मैं सेकंड कंपोनेंट की बात करूँ अंडर कैरिज की, तो वो 50 लैंडिंग्स पे है, और अगर मैं इंजन की बात करूँ तो ये आपके पास 1600 फ्लाइंग आवर्स पे इसकी आपकी यूजफुल लाइफ है। सो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लाजमी नहीं कि हर कंपोनेंट की यूजफुल लाइफ इन ईयर्स ही आपको दी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है हमेशा। आप देख सकते हैं ईयर्स में भी है, लैंडिंग्स, टोटल लैंडिंग्स पे भी डिपेंड करता है, टोटल फ्लाइंग आवर्स पे भी डिपेंड करता है। आगे बोल रहा है कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर इफ एयरक्राफ्ट फ्लाइज फॉर 300 आवर्स एंड डिड 70 लैंडिंग्स। तो अब यहाँ पे क्या, किस तरीके से काम करेंगे, क्या करेंगे? फर्स्ट कंपोनेंट की तो जो वैल्यू है, जो कॉस्ट है, उसको डिवाइड बाय इसकी सिंपली लाइफ कर देंगे, कोई स्क्रैप वैल्यू, कोई और चीज नहीं दी गई, तो आपके पास ये सिंपली कैलकुलेट हो गया 1000 की डेप्रिसिएशन। अगर हम यहाँ पे बात करें कि सेकंड कंपोनेंट की टोटल कॉस्ट है 5000, उसकी टोटल लाइफ जो है ना 500 लैंडिंग्स है, तो पहले हम टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल लैंडिंग्स यानी कि कॉस्ट पर लैंडिंग आ जाएगी।
उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे कि इसने कितनी लैंडिंग्स इस ईयर में की हैं। तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 70, सो 5000 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 70, दैट्स गिविंग यू एन अमाउंट ऑफ 700। सो 5000 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय टोटल लैंडिंग्स इन दिस ईयर। तो आपके पास अगर ये लाइक 70 की बजाय 80 लैंडिंग्स होती तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता, अगर कम होती तो कम रख लेते। सो जितनी भी एक साल में लैंडिंग्स की उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ इनटू द लाइफ कंज्यूम्ड, लाइफ यूज्ड, या जो पैटर्न जितना हम यूज कर चुके हैं, जितनी लैंडिंग्स वो कर चुका है ईयर 1 में, उसके अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करवा के हमने टोटल डेप्रिसिएशन फाइंड की। थर्ड एसिड की बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो इंजन की लाइफ टोटल दी गई आपको 8000, कॉस्ट दी है 8000, इसकी लाइफ जो है 1600 आवर्स है और इस पूरे साल में 300 आवर्स इसने फ्लाई किया। सो देन अगेन यहाँ पे यही काम करेंगे, 8000 डिवाइडेड बाय 1600 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे कि इस साल में कितने आवर्स फ्लाई किया। सो आपके पास रिजल्टिंगली 1500 की टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रही है। तो यहाँ पे भी हमने वही स्टेप किया, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल लाइफ मल्टीप्लाई बाय लाइफ which have been used in this year। so आपने 300 फ्लाइंग आवर्स यहाँ पे फ्लाई किया था, so आपने 1500 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली। अब अगर इस सबको सम अप कर दें, so आपसे बोल रहा था टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दो। so टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ दिस एसिड फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स इज बिकमिंग 3200। सो ये हमने रिक्वायरमेंट को सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से आप हमेशा जब कभी भी देखते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स नॉन करंट एसिड्स हैं, तो उसके लिए आप उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेटली डेप्रिशिएट करते हो। तो ये बात हमारी मेन एक समझने की थी। आइए 16 में एक और कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट वन इज रिप्लेसमेंट्स एंड ओवरहॉल्स। रिप्लेसमेंट किसे कहते हैं? नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस करवाने को नहीं। नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस करने से एसिड अपनी पुरानी हालत में वापसी रिवाइव होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक दीवार गिर गई, उसको रिपेयर करवा के दोबारा दीवार बनवा दी, सो आपने उस वॉल को पुरानी हालत पे रिस्टोर किया, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है, जनरल रिपेयर मेंटेनेंस है। लेकिन जब हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट्स की या ओवरहॉल्स की, इसका मतलब कि आप अपने एसिड्स में कोई मेजर पार्ट चेंज कर रहे हो। ओवरहॉलिंग का मतलब होता है इज टू डिसएम्बल एन एसिड फॉर इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस एंड एनी रिपेयर रिक्वायर्ड। तो यहां पे अक्सर हम सुनते हैं कि भाई बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो साल में 8 दिन 10 दिन या 20 दिन के लिए पूरा प्लांट बंद हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग रुक जाती है, तो उसका नाम देते हैं यार शटडाउन चल रहा है। तो ये जो कंपनीज में जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पे जो शटडाउन चल रहे होते हैं, तो इस शटडाउन में बेसिकली इस तरीके के काम हो रहे होते हैं कि एसिड्स की रिप्लेसमेंट चल रही होती है, ओवरहॉलिंग चल रही होती है, तमाम एसिड्स को खोल के उनको साफ सुथरा किया जा रहा होता है, उसको रिपेयर मेंटेन किया जा रहा होता है। तो अगर इस सब में आपने कोई एसिड कोई न्यू कॉस्ट या मेजर कॉस्ट ऑफ एसिड पे कोई कॉस्ट इंकर की, तो मेजर कॉस्ट ऑफ इंकर की, आप उसको अलग से कैपिटलाइज करेंगे, उसको अलग से डेप्रिशिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार का इंजन पूरा चेंज करवा दो, सो जो कार का पूरा इंजन रिप्लेस करवा दे, दैट वुड बी एक्चुअली टर्म्ड एज ओवरहॉलिंग। सो इस तरह के एक्सपेंसेस इंकर करने से मे बी पॉसिबल एसिड की लाइफ इंक्रीज हो, मे बी पॉसिबल एसिड की एफिशिएंसी इंक्रीज हो, मे बी पॉसिबल एसिड की कैपेसिटी इंक्रीज हो, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिससे ये तीनों चीजें या तीनों में से कोई एक बढ़ जाए, सो बेसिकली वो एक्सपेंस हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंस है। तो यहां पे जो एग्जिस्टिंग पार्ट है उनको डी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वो हम बेच देंगे या यूज करना छोड़ देंगे, उसको डी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसको बुक से हम फारिग करेंगे, उसको डी रिकॉग्नाइज करेंगे, और जो न्यू पार्ट हमने एक्वायर किया है उसको हम एज अ सेपरेट एसिड रिकॉर्ड करेंगे। याद रखिएगा मैंने बताया कि जो इस ओवरहॉलिंग में, इस पूरे रिप्लेसमेंट में या ओवरहॉलिंग में जो ओवरऑल न्यू कॉस्ट आपके पास, न्यू कॉस्ट ऑफ आपने इंकर की, एक नए एसिड पे जो कॉस्ट इंकर की, उस कॉस्ट को आप सेपरेटली रिकॉर्ड करोगे, और सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं करना, आपने उसको डेप्रिशिएट भी करना है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सो बेसिकली हम यहां पे जो बात कर रहे हैं रिप्लेसमेंट्स एंड ओवरऑल्स की, तो बेसिकली इसमें आप डिफरेंट तरह के कैपिक्स अगर आप इंकर कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हो, सो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें यहां पे बताया गया कि उस एसिड को आप एज अ सेपरेट एसिड रिकॉर्ड करोगे, जो आपने कैपिक्स किया वो आपका कैपिटलाइज होगा, और उसके बाद वो अपनी जो उसकी यूजफुल लाइफ है उसके मुताबिक ये डेप्रिशिएट भी होगा। तो इसी बात को मजीद समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पेज पे ये सवाल है, और इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि व्हाट अमाउंट विल बी चार्ज टू पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008 इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीन। आपसे सवाल पूछा है डेप्रिसिएशन का, लेकिन आप देखिएगा, नोट कीजिएगा, इसमें शायद कोई ओवरहॉलिंग आपको नजर आए।
और उसके बारे में हम बात करके हैं कि अगर आपने कोई रिप्लेसमेंट या ओवरहॉलिंग की होगी, हम उसको एज अ सेपरेट एसेट रिकॉर्ड करेंगे, उसको उसके लाइफ के अकॉर्डिंगली डेप्रिशिएट भी करेंगे। सो इस सवाल में बेसिकली हमसे पूरे साल की टोटल डेप्रिसिएशन पूछ रहा है, और जो ईयर एंड डेट दी गई है दैट इज 31 मार्च 2008। आगे बोल रहा है एंटर योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर। सो ये आपके पास एक बॉक्स मौजूद है। देखें हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं किसी भी तरह का सवाल आ सकता है। आपके पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस में फिल इन द ब्लैंक भी आ सकती है, आपके पास एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है, इस तरह का बॉक्स भी आ सकता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू क्वेश्चन, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। सो हमें अपना काम सही करना है। क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछा गया तो हमारा आंसर इंशाल्लाह बिल्कुल सही होगा। इस सवाल में जरा बढ़ते हैं। डब्ल्यू परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2007। 1 जुलाई 2007 का अगर आप टाइम गैप चेक करोगे इस ईयर एंड तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन 8, फेब 8 एंड मार्च 8, तो आपके पास ये 9 मंथ्स का टाइम बनता है बेसिकली। इट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 10 years। द रेजिडुअल वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट 20,000। कॉस्ट है 5 लाख, लाइफ है 10 साल, और स्क्रैप वैल्यू है, सैल्वेज वैल्यू है, टर्मिनल वैल्यू है, या रेजिडुअल वैल्यू इज 20,000। Thereafter, on 1st Jan 2008, following a change in legislation, जुलाई को आपने ये एसेट खरीदा था, 6 महीने के टाइम के बाद आपको बता रहा है कि लेजिस्लेशन चेंज हुआ, लॉ चेंज हुआ, फिर कंपनी फिटेड अ सेफ्टी गार्ड टू द मशीन। इस लॉ के मुताबिक, इस न्यू लेजिस्लेशन के मुताबिक उस मशीन में कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्टॉल करना जरूरी हो गया था, कंपनी ने किया। द सेफ्टी गार्ड कॉस्ट 25,000 एंड हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। अब ये जो दूसरा कंपोनेंट है, ये दूसरा एसेट जो इंस्टॉल करवाया, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, इसकी कॉस्ट है 25,000 और इसकी लाइफ है 5 साल। विद नो रेजिडुअल वैल्यू, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस वेयर एप्लीकेबल। दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज हमने एसेट परचेज डेट से तो टाइम गैप देख लिया था, लेकिन ये जो दूसरा आपने एक सेफ्टी गार्ड इंस्टॉल करवाया, आप जरा यहां से चेक करें तो जैन, फेब, मार्च, तो ये बेसिकली आपके पास 3 मंथ्स का टाइम बनता है। सो यहां पे 2 एसेट्स की हम डेप्रिसिएशन लेंगे। फर्स्ट एसेट जो कि आपने 1 जुलाई 2007 को एक्वायर किया, और 9 मंथ्स के बाद ईयर एंड डेट आपके पास आ रही है 31 मार्च 2008। इस टाइम पीरियड के लिए आप डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे? कॉस्ट ऑफ एसेट वाज 500,000, जिसमें से स्क्रैप वैल्यू उसकी हाईलाइट कर दी थी यहाँ पे 20,000 डिवाइडेड बाय उसकी लाइफ भी बता दी गई थी 10 years। फर्दर मोर आप आखिरी स्टेटमेंट को अगर फॉलो करोगे तो डेप्रिसिएशन आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चार्ज करनी है, तो हम ऑलरेडी टाइम मार्क कर चुके हैं। ये कितना टाइम गैप है? एसेट परचेज डेट से ईयर एंड तक 9 मंथ्स बनते हैं। सो 500,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ इंटू 9/12। सो ये आपके पास डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रही है 36,000 की। देयर आफ्टर आपने एक और एसेट एक्वायर किया 1 जैन 2008 को, ये सेफ्टी गार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, और 3 मंथ्स के बाद जब 31 मार्च 2008 की डेट आई, इस दिन की डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करनी है। जो न्यू एसेट लिया था उसकी कॉस्ट थी 25,000 माइनस नील, क्योंकि जीरो स्क्रैप वैल्यू दी गई है, नो स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड बाय इसकी लाइफ थी टोटल 5 years। देन अगेन इसको भी हम 3/12 करेंगे, बिकॉज इस सेफ्टी गार्ड की परचेज डेट से ईयर एंड डेट तक का टाइम 3 मंथ्स का है। सो आपके पास रिजल्टिंगली वैल्यू कैलकुलेट हो गई 1250, और अगर दोनों को हम समअप कर दें तो ये 37250। सो ये बेसिकली 37,250 की डेप्रिसिएशन आ गई, और हम इसको यहाँ पे रिपोर्ट कर देते हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर दिस ईयर इज बेसिकली एन अमाउंट ऑफ 37,250। सो हमने यहाँ पे जब ये एसेट अलग से खरीदा था, इसको हमने एज अ सेपरेट एसेट रिकॉर्ड किया और इसको अलग से डेप्रिशिएट भी किया, बिकॉज इस सेफ्टी गार्ड को इंस्टॉल किए बगैर, इस सेफ्टी गार्ड पे खर्चा किए बगैर हम उस मशीन को यूज नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए हमने ये एसेट एक्वायर किया, इसको अलग से रिकॉर्ड किया और इसको अलग से डेप्रिशिएट भी किया, और कंपनी की जो पॉलिसी होती है उसके मुताबिक डेप्रिशिएट किया। फर्दर मोर एक और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसमें हम जरा बात करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है रिक्वायरमेंट में, हाउ शुड द कॉस्ट ऑफ द ओवरहॉल बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओवरऑलिंग की कॉस्ट को कैसे ट्रीट किया जाए हमें मालूम है, हम इसको एज अ सेपरेट एसेट रिकॉर्ड करेंगे और इसको इसकी यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट भी करेंगे। जरा देखते हैं। एन एयरक्राफ्ट रिक्वायर्स अ प्लान्ड ओवरहॉल ईच ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000।
ये हर साल की ओवरहॉलिंग कॉस्ट है और ये कितना खर्चा हो रहा है $5,000। दिस इज अ कंडीशन ऑफ बीइंग अलाउड टू फ्लाई। इस खर्चे के बगैर, इस ओवरहॉलिंग के बगैर आप एयरक्राफ्ट को फ्लाई नहीं कर सकते। तो ये एक रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट है, यानी कि ये खर्चा करना ही करना है। और कह रहे कि ये जो ओवरऑल कॉस्ट है हर साल इंकर हो रही है, इसको कैसे आप ट्रीट करोगे। कह रहे एक्रूड फॉर द ईयर एंड चार्ज टू मेंटेनेंस एक्सपेंस। नो, ये कैपिटल एक्सपेंस नेचर है, इसके इंकर किए बगैर हम अपना जहाज उड़ा नहीं सकते और ये तो नहीं हो सकता। प्रोवाइडेड फॉर इन एडवांस एंड चार्ज टू मेंटेनेंस एक्सपेंस। तो भाई जनरल एक्सपेंस नहीं है, ये रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, ये इसकी नेचर कैपिटलाइज एक्सपेंस है, बिकॉज ये ओवरऑलिंग कॉस्ट है। ओवरऑलिंग कॉस्ट हमेशा कैपिटलाइज की जाती है। थर्ड में बोल रहा है कैपिटलाइज एंड डेप्रिशिएटेड ओवर द पीरियड टू द नेक्स्ट ओवरहॉल। बिल्कुल सही बात है ये कि इस 5,000 की कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करेंगे, एज अ सेपरेट एसेट रिकॉर्ड करेंगे और इसको इसकी यूजफुल लाइफ पे हम डेप्रिशिएट भी करेंगे। बाय द वे इसकी यूजफुल लाइफ टोटल 1 साल ही है, बिकॉज ये हर साल आपने इंकर करना जरूरी है। लास्ट कह रहा था चार्ज टू P&L व्हेन द एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। अगेन ये एक रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह ट्रीट करने की बात कर रहे हैं इस स्टेटमेंट में, तो ये स्टेटमेंट लास्ट स्टेटमेंट भी इज नॉट ट्रू। सो बेसिकली हम इस 5,000 की कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे और इसको डेप्रिशिएट करेंगे फॉर 1 ईयर लाइफ टू द नेक्स्ट ओवरऑल, बिकॉज हर साल ओवरऑलिंग होती है। चलें अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज इफेक्टिवली द लास्ट पार्ट ऑफ IAS 16। और ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास डी रिकॉग्निशन ऑफ एसेट का। ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास डी रिकॉग्निशन ऑफ एसेट का। देखो भाई, एसेट डी रिकॉग्निशन का मतलब जब एसेट खरीदते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब एसेट को अगर लेट से हम यूज करना बंद कर दें या एसेट को हम बेच दें तो क्या स्टिल एसेट हमारी बुक्स में रहना चाहिए? आंसर इज नो, बिकॉज जब तक एसेट हम यूज कर रहे हैं, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज में यूज कर रहे हैं, तो वो एसेट हमारी बुक्स का पार्ट रहेगा। लेकिन एक ऐसा टाइम भी आता है जब एसेट को डी रिकॉग्नाइज करना पड़ जाए। वो क्या टाइम है? डी रिकॉग्नाइज करना है आपने एसेट को एट द अर्लियर ऑफ, इन दो में से जो काम पहले हो जाए, इन दो में से जो डेट जल्दी आ जाए, इन दो में से जो इवेंट पहले आ जाए, आप उस दिन एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर दोगे। ये दो चीजें क्या हैं? ये दो इवेंट्स क्या, जरा बात करते हैं। डेट व्हेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर नॉट प्रोबेबल। एक एसेट जिसको आपने इस इंटेंशन से लिया था कि इसको हम बिजनेस में यूज करेंगे और इससे बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन लेट्स से ड्यू टू एनी रीजन, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने मना कर दिया आप एसिड यूज नहीं कर सकते, इससे कोई आपको इन्वायरमेंट पॉल्यूट करे और कुछ ऐसा होता है, तो अब उससे हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं ले सकते। ऑल्दो हमने एसिड को डिस्पोज नहीं किया अभी तक, लेकिन अगर किसी भी वजह से हम एसिड से रिलेटेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं उठा सकते तो उस एसिड को डी रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। या वो डेट जब एक्चुअली एसिड डिस्पोज ऑफ हो जाए, डिस्पोज ऑफ का मतलब सोल्ड, बिक जाना एसिड का। लेकिन यहां पे डी रिकॉग्निशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चेक करना कि डी रिकॉग्नाइज कब करना। याद रखिएगा एट द अर्लियर ऑफ, या तो एसिड बिजनेस में यूज होना बंद हो जाए, उससे रिलेटेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स बिजनेस को ना मिल रहे हो, या वो डेट जिस दिन एसिड डिस्पोज हो जाए। मे बी पॉसिबल एक एसिड हम यूज कर रहे थे लेकिन हमने खुद से चाहे इसको बेच दें, सो अगर इसको बेच दिया तो अब इसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अभी IAS 16 के स्कोप में नहीं रहेगा। अगर आपको याद हो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, सो वहां पे हमने बात की थी कि नॉन करंट एसेट्स डिफरेंट तरह के IAS से पर्टेन करते हैं। सो उसमें एक हमने नाम पढ़ा था IFRS 5 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। सो जब हमने उसको, जब तक यूज करने की इंटेंशन है IAS 16 में रहेगा, जब बेचने की इंटेंशन की तो IFRS 5 का पार्ट बन जाएगा। बहरहाल यहां पे हम बात करें कि अगर आपने एसिड डिस्पोज किया तो अब करना क्या है। तो बेसिकली जब भी कोई एक प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट डिस्पोज होता है तो उसके बेचने पे या आपको मिलता है गेन या मिलता है लॉस। जिस तरह हमने रीवैल्यूड अमाउंट को, फेयर वैल्यू को हमेशा नेट बुक वैल्यू से कंपेयर किया था। अगर आपको याद हो, हमने एट टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन जब भी फेयर वैल्यू हम निकालते थे, उस फेयर वैल्यू या रीवैल्यूड अमाउंट को हम हमेशा एसेट की बुक वैल्यू से कंपेयर करते थे कि हमारी बुक्स में एसेट की वैल्यू कितनी है और ये मार्केट में कितनी वैल्यू हो चुकी है। सो बेसिकली जब नेट बुक वैल्यू रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर होती थी फॉर रिवैल्यूएशन पर्पसेस, सो सेम नेट बुक वैल्यू आपकी कंपेयर की जाएगी, मैच की जाएगी, चेक किया जाएगा कि हमारे पास एसेट की बुक वैल्यू कितनी है और ये एसेट हमने बेचा कितने का। तो हम यहां पे नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स लेंगे और इसको नेट बुक वैल्यू ऑल्सो टर्म्ड एज कैरिंग अमाउंट, ऑल्सो टर्म्ड एज कैरिंग वैल्यू। ये किस दिन की हम वैल्यू देखेंगे? हम किस दिन की नेट बुक वैल्यू देखेंगे? डिस्पोजल टाइम की। फॉर एग्जाम्पल आपने एक एसेट लिया था आज से 6 साल पहले,
आपने उसको 6 साल तक यूज किया, 6 साल तक यूज होने की वजह से डेप्रिशिएट भी हुआ होगा। तो आज 6 साल के एंड में, एट द एंड ऑफ 6 ईयर, आप इसको बेचने चाह रहे हो, तो बेचते वक्त आप इसकी नेट बुक वैल्यू देखोगे कि व्हाट इज द नेट बुक वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ ईयर 6। आप इस नेट बुक वैल्यू को, इसकी कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करोगे नेट डिस्पोजल प्रोसीड से। सो या तो आपके पास आएगा गेन या आएगा लॉस। दो सिचुएशन एज्यूम करते हैं। लेट्स से हमारे पास एसिड है 50,000 का, हमने एसिड डिस्पोज किया, ये नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स है। नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स का मतलब कि डिस्पोजल प्रोसीड लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स कैसे आती हैं? डिस्पोजल प्रोसीड लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। तो डिस्पोजल प्रोसीड में से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस होने के बाद नेट डिस्पोजल प्रोसीड कैलकुलेट हो जाती है। अब सर ये कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या चीज होती है? सो यहां पे मैं आपको बता दूं, अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा आ रहा है तो भाई फॉर एग्जांपल आपने कोई सेलिंग एजेंट को कोई कमीशन दिया है, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट किया एसिड को बेचने के लिए, आपने कोई लीगल कॉस्ट इंकर किया, आपने कैरेज आउटवर्ड अगर इंकर किया, सो ये तमाम तरह की कॉस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल होंगी और ये डिस्पोजल प्रोसीड में से माइनस होने के बाद आप देखोगे नेट कितना पैसा मिला। सो नेट डिस्पोजल प्रोसीड को देन आपने कंपेयर करना है, मैच करना है कि नेट बुक वैल्यू एसिड की कितनी है, जिस दिन एसिड बेचा जा रहा है डिस्पोजल टाइम पे, वो एसिड हमारी बुक्स में कितने का रिकॉर्ड है। हमने एज्यूम किया 45,000 का। एक चीज जो हमारी बुक्स में 45,000 की रिकॉर्डेड थी, लेकिन हम उसको बेच रहे हैं 50,000 में। सो इट मींस यहां पे जो 5,000 की अमाउंट है, ये 5,000 की अमाउंट बेसिकली हमारे लिए एक गेन है। 45,000 की चीज को 50,000 में बेच देना इज अ गेन फॉर अस। सिचुएशन 2 लेते हैं। एसिड की बुक वैल्यू, सॉरी नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स है 50,000 और लेकिन हमने चेक किया ये एसिड हमारे पास था, हम एट टाइम ऑफ डिस्पोजल इसकी बुक वैल्यू हम थी 75,000। सो यहां पे अगर आप चेक करो तो ये जो आपके पास 25,000 का अमाउंट आ रहा है, ये बेसिकली आपके लिए लॉस है। एक 75,000 की चीज को आपने 50,000 में डिस्पोज कर दिया, सो ये 25,000 आपके लिए लॉस है। सो इसी तरीके से जब कभी भी एसिड डिस्पोज होता है हम उससे रिलेटेड गेन या लॉस कैलकुलेट करते हैं। अब इसके कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करेंगे और अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए मैं नंबर 1 और नंबर 2 दोनों की अकाउंटिंग एंट्रीज आपको सिखाऊंगा। आज नेक्स्ट पेज पे कह रहा है अगर गेन ऑन डिस्पोजल हो तो एसिड कैसे रिकॉर्ड होगा, लॉस ऑन डिस्पोजल हो तो एसिड कैसे रिकॉर्ड होगा। दोनों में एक कॉमन चीज है कि एसिड अपनी बुक वैल्यू पे क्रेडिट हो जाएगा। अब एसिड हमारे पास नहीं रिकॉर्ड, अब एसिड को डी रिकॉग्नाइज करना है, तो जिस दिन एसिड डिस्पोज हो रहा है एसिड की बुक वैल्यू आपकी क्रेडिट हो जाएगी। अगर आप इस यहां पे देखो एसिड की बुक वैल्यू क्रेडिट हो रही है, अगर आप यहां पे देखो एसिड की बुक वैल्यू क्रेडिट हो रही है। बेशक आपको गेन हुआ हो या लॉस हुआ हो, एसिड की बुक वैल्यू ने क्रेडिट होना है। सो यहां पे हम बुक वैल्यू कितनी अज्यूम करके चल रहे हैं। इस सिचुएशन में हम कह रहे थे नंबर 1 में 45,000 और नंबर 2 में हम कह रहे थे 75,000। सो यहां पे एसिड की बुक वैल्यू आपने क्रेडिट की बाय 45,000 और यहां पे एसिड की बुक वैल्यू आपने क्रेडिट की 75,000। आगे बात करते हैं। सिचुएशन 1 में हम एज्यूम कर रहे थे कि हमने एसिड बेचा 50,000 का और दूसरे में हम कह रहे थे 50,000 का, दोनों में सेम है डिस्पोजल प्रोसीड। एसिड के बिकने से आपको पैसा मिला होगा तो आपने बैंक को डेबिट किया होगा। जब भी बैंक एसिड बढ़ता है आप इसको डेबिट करते हो। डेबिट साइड पे 50,000 नजर आ रहे हैं, क्रेडिट साइड पे अभी तक एसिड की बुक वैल्यू क्रेडिट हुई है 45,000। सो इफेक्टिवली यहां पे पीएनएल क्रेडिट होने का मतलब आपका गेन हुआ है। जब कभी भी गेन होता है, इनकम होते हैं, उसको क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। सो यहां पे अगर हम डिफरेंशियल से 5,000 के यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट साइड पे 50,000 था तो क्रेडिट साइड पे भी 50,000 आ गया। अगर हम यहां पे सेकंड सिचुएशन की बात करें तो सेकंड सिचुएशन में हम कह रहे थे एसिड हम बेच रहे हैं 50,000 का, हमने यहां पे एसिड को डेबिट कर दिया, यानी कि एसिड के बेचने पे हमें बैंक में पैसा रिसीव हुआ, डिस्पोजल प्रोसीड्स हमने डेबिट किया बाय 50,000। लेकिन आप एक चीज नोट करो कि यहां पे क्रेडिट साइड पे 75,000 की एसिड की बुक वैल्यू थी जो हमने क्रेडिट की थी, लेकिन उसके बदले में मिला हमें सिर्फ 50,000, तो बेसिकली हमें लॉस हो गया। सो कोई भी लॉस हो, कोई भी एक्सपेंस हो, इसकी नेचर होती है हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। तो पीएनएल डेबिट हो रहा है, यहां पे ये लॉस की वजह से डेबिट हो रहा है। अगर आप इन दोनों को एडअप कर दोगे, सो ये 25,000 का लॉस जब आप यहां पे एडअप करवा दोगे, सो ये डेबिट साइड आपकी इक्वल हो जाएगी क्रेडिट साइड के। नाउ यू कैन सी कि दिस इज हाउ वी एडजस्ट द लॉस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ गेन एज वेल। सो आपने याद रखना है कि जब कभी भी गेन ऑन डिस्पोजल होगा हम उसको क्रेडिट करेंगे और जब कभी भी लॉस होगा तो लॉस हमेशा डेबिट साइड पे आएगा डबल एंट्री में। अब इसी से रिलेटेड जरा एक छोटा सा सवाल करते हैं जिसमें हम कुछ सीखने जा रहे हैं। जरा देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या चीज शामिल है।
वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इस एग्जाम्पल में कह रहा है कि रेवेन्यू इंक्लूड्स 80 मिलियन। स्टेटमेंट कहां से शुरू हो रहा है? रेवेन्यू इंक्लूड्स 80 मिलियन फॉर अ प्लांट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। द प्लांट हैड कॉस्ट 100 मिलियन एंड इट वाज डेप्रिशिएटेड बाय 30। द प्लांट इज स्टिल इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस। जब भी कोई एसेट बिकता है क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं? क्या एसेट के बिकना एक नॉर्मल कोई चीज का बिकना है? क्योंकि इन्वेंट्री बिके तो वो रेवेन्यू में जाना चाहिए, इन्वेंट्री का बिकना तो रेवेन्यू है, लेकिन क्या एक नॉन करंट एसेट का बिकना रेवेन्यू है? क्या किसी ऊपर इस डबल एंट्री में हमने कहीं पे रेवेन्यू के बारे में पढ़ा था? आंसर इज नो। तो यहां पे कह रहे कि आपने एक एसेट बेचा और प्लांट सोल्ड करके आपने रेवेन्यू में 80 मिलियन डाल दिया, गलती यहीं पे कर दी। बहरहाल जो भी गलती की, हम गलती पे तो बाद में आते हैं, पहले हम बात करते हैं कि असल एंट्री क्या बननी चाहिए जब एक एसेट डिस्पोज होता है। सो हमने कहा कि व्हाट शुड बी द एक्चुअल एंट्री एट टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन एसेट। तो अगर यहाँ पे एक्चुअल एंट्री की बात करें, एसेट की बुक वैल्यू की मैं बात अगर करूं तो नेट बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? टोटल कॉस्ट जो कि हमें बता दी गई 100 मिलियन है और डिस्पोजल के वक्त तक ये 30 तक डेप्रिशिएट हुआ था, तो नेट बुक वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होगी 70। ये एसेट आपने बेच दिया 80 का, तो जब आपने एसेट बेचा तो बैंक में पैसा मिला होगा, तो बैंक डेबिट हुआ बाय 80। एसेट या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एसेट की बजाय मैं बेटर वर्ड लिख देता हूं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अपनी नेट बुक वैल्यू पे क्रेडिट हो जाएगा बाय 70 से। 80 मिलियन हमें मिला एसेट के बेचने पे, 70,000 की बुक वैल्यू थी वो हमने क्रेडिट की। अब डिफरेंशियल आपके लिए बेसिकली गेन होगा, और यहां पे गेन जो आप क्रेडिट करोगे वो गेन क्रेडिट करोगे बाय 10 से। सो आपकी ये डबल एंट्री इक्वल हो गई। लेकिन अब हमने चेक ये करना है कि गलती क्या हुई, रॉन्गली क्या रिकॉर्डेड है, रॉन्ग एंट्री क्या है। और आगे मजीद बात एक चेक करो, आखिरी स्टेटमेंट में लिखा है कि ये प्लांट स्टिल ट्रायल बैलेंस में एडेड है। तो भाई जब एक एसिड बिक गया वो ट्रायल बैलेंस में क्या कर रहा है? अब उसको वहां से भी तो एक्सक्लूड कर देना चाहिए, बिकॉज एसिड बेच दिया हमने, अब उसका ट्रायल बैलेंस में कोई काम ही नहीं है। सो रॉन्ग एंट्री क्या हुई? रॉन्ग एंट्री में इन्होंने पैसा रिसीव किया, बैंक को डेबिट किया बाय 80 से, और यहां पे इन्होंने वो पूरी की पूरी अमाउंट उठा के रेवेन्यू में प्लेस कर दी, रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया बाय 80 से। बिकॉज यहां से हमें पता चला कि रेवेन्यू इंक्लूड्स, यानी कि रेवेन्यू में शामिल है 80 मिलियन किस चीज का? एक एसिड के बिकने का, तो रेवेन्यू क्रेडिट हुआ 80 से। अब आप एक चीज देखो, हम यहाँ पे करेक्टिंग एंट्री बनाने जा रहे हैं, तो करेक्टिंग एंट्री के लिए आप हमेशा एक चीज चेक किए करते हो कि जो सही होना चाहिए था और जो गलत हुआ, इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? इन दोनों में कॉमन चीज मैं हाईलाइट कर देता हूं। एक्चुअल एंट्री बोल रही है कि बैंक डेबिट होना चाहिए था 80 से, और जो गलती हुई उस गलती में भी बैंक डेबिट है 80 से, यानी कि डेबिट साइड का कोई मसला नहीं है। देखो जब भी करेक्टिंग एंट्री बनती है तो जो चीज सही रिकॉर्डेड होती है हम उसको एडजस्ट नहीं करते, हम उसको करेक्ट नहीं करते। तो डेबिट साइड हमारी यहाँ पे बिल्कुल फाइन है, हम डेबिट साइड का कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज एक्चुअल एंट्री कह रही है बैंक डेबिट होना चाहिए, गलत एंट्री में भी बैंक डेबिट ही है, तो इसमें बैंक वाली साइड ओके। सो बेसिकली इस रेवेन्यू को उठा के रिवर्स कर दो, बिकॉज एसिड का बिकना इज नॉट रेवेन्यू। तो रेवेन्यू अगर क्रेडिट साइड पे रिकॉर्डेड है, इसको खत्म करने के लिए रेवेन्यू को हम डेबिट कर देंगे बाय 80 से। नाउ यू कैन सी जो रेवेन्यू गलती से क्रेडिट था इसको रिवर्स कर दिया हमने, रेवेन्यू को 80 से डेबिट कर दिया, ये इम्पैक्ट भी खत्म हो गया। अब इसकी बजाय क्रेडिट साइड पे क्या आना चाहिए? वो चीजें आनी चाहिए जो एक्चुअली आपने रिकॉर्ड नहीं की थी। ये जो लिखा हुआ है कि प्लांट इज स्टिल इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस, यानी कि इन्होंने अभी तक प्लांट को अपने पास से डी रिकॉग्नाइज नहीं किया, सो हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को क्रेडिट कर देंगे बाय 70 से। जब ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 70 से क्रेडिट करेंगे, मतलब हम इसको ट्रायल बैलेंस से भी एक्सक्लूड कर रहे हैं। और फर्दर मोर कि आप कोई एसिड बेचने पे गेन मिला था तो आप गेन को यहाँ पे 10 से क्रेडिट कर दोगे, यानी कि ये तो सही रिकॉर्डेड था, आपने इसका रिवर्सल किया और ये जो दो एलिमेंट्स है इसको उठा के करेक्टिंग एंट्री में रिकॉर्ड किया कि अब एसिड को ट्रायल बैलेंस से एक्सक्लूड करने के लिए आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बुक वैल्यू को क्रेडिट किया, और जो आपने गेन रिकॉर्ड नहीं किया था उससे रिलेटेड आपने गेन भी रिकॉर्ड कर दिया। सो दिस इज हाउ, हमें एट टाइम्स ऐसी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दे देता है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे भी इसी तरह की बिल्कुल एग्जाम्पल है, बट विद वन चेंज। यहां पे चेंज क्या है? द नेट बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट हैज बीन ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ सेल। पहले वाले में क्या बोल रहा था कि प्लांट इज स्टिल इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, यहां पे क्या बोल रहा है कि जो एसिड की जो नेट बुक वैल्यू ऑफ एसिड है ये आपने कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर कर दी। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। आपने 80 का एसिड बेचा, रेवेन्यू में शामिल है,
इस एसेट की कॉस्ट ही 100 और बेचने के दिन तक ये 30 से डेप्रिशिएट हुआ। देन अगेन मैं यहाँ पे अगर नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ दोबारा से वही वैल्यू 100 माइनस 30 की डेप्रिसिएशन, तो आपके पास 70 की बुक वैल्यू आ गई। अब भी हम यहाँ पे वही काम करेंगे, हम 3 एंट्रीज देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअल एंट्री, फिर रॉन्ग एंट्री, फिर करेक्टिंग एंट्री। तो एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए, एज इट इज होनी चाहिए जो हमने पिछली एग्जाम्पल में लिखी थी, बैंक डेबिट होना चाहिए बाय 80 से, बिकॉज आपको एसेट बेच के पैसा मिला 80। फिर जब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डिस्पोज होता है तो नेट बुक वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाती है, तो 70 से बुक वैल्यू क्रेडिट होनी चाहिए थी। और डिफरेंशियल बेसिकली आपका गेन 10 से रिकॉर्ड होना चाहिए था। अब आपने यहाँ पे किया क्या, अब आपने यहाँ पे एक गलती नहीं की, आपने गलतियां की यहाँ पे 2। यहाँ पे सिर्फ बोल रहा था कि आपने रेवेन्यू में शामिल किया और स्टिल आपका प्लांट यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में शामिल है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि रेवेन्यू में 80 मिलियन शामिल है और बुक वैल्यू जो ऑफ एसेट थी ये आपने कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर कर दी। सो आपने यहाँ पे जो रॉन्ग एंट्रीज बनाई, अब यहाँ पे रॉन्ग 2 एंट्रीज होंगी। एक आपका बैंक डेबिट हुआ बाय 80 से और दूसरा आपने रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया बाय 80 से। सेकेंड मिस्टेक जो यहाँ पे है, कॉस्ट ऑफ सेल जब बढ़ती है, अगर एक चीज़ कॉस्ट ऑफ सेल में चलेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, तो जब भी कॉस्ट बढ़ती है आप डेबिट रिकॉर्ड करते हो तो कॉस्ट ऑफ सेल को हमने 70 से डेबिट किया और यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हमने नेट बुक वैल्यू पे क्रेडिट किया, बिकॉज ऊपर मेंशन्ड है कि द नेट बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू कॉस्ट ऑफ सेल। सो कॉस्ट ऑफ सेल आपकी डेबिट होगी और एसेट अपनी नेट बुक वैल्यू पे क्रेडिट हो चुका होगा। अब यहाँ पे करेक्टिंग एंट्री क्या करेक्टिंग एंट्री होगी, हमें क्या देखना है, क्या सोचना है। अगेन मैं हाईलाइट कर देता हूं, जो चीजें सही रिकॉर्डेड है एक्चुअल में और रॉन्ग में, जो सही है उनको छोड़ दो, बाकी की एडजस्टमेंट करेंगे। एक्चुअल एंट्री कह रही है बैंक को डेबिट होना चाहिए, रॉन्ग में भी बैंक डेबिट है, ये तो मसला सही है। एक्चुअल एंट्री कह रही है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को क्रेडिट होना चाहिए, यहां पे भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट है। मैं हाईलाइट कर देता हूं, एक्चुअल की बैंक डेबिट और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये 2 चीजें सही हैं। क्या सही नहीं है हम जरा वो बात करते हैं। आपने एक हमने ये एडजस्ट करना है, दूसरा हमने ये एडजस्ट करना है, तीसरा ये एडजस्ट करना है। इन तीनों को हम करेक्टिंग एंट्री में यूज कर लेंगे। रेवेन्यू ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो बिकने वाली चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री के बेचने पे रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, नॉन क्रेडिट एसेट के बेचने पे रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होता। जो आपने गलती से रेवेन्यू को क्रेडिट किया हुआ है, इस रेवेन्यू को डेबिट करके हमने इसको भी सही कर दिया। अब अगेन 2 चीजें बची। एसेट के बिकने से कॉस्ट ऑफ सेल पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो जो आपने अपनी कॉस्ट बढ़ा ली थी, कॉस्ट बढ़ाई थी डेबिट साइड पे, अब इस कॉस्ट को रिवर्स करना है। सो हमने कहा कॉस्ट ऑफ सेल जो डेबिट है इसको कम करने के लिए क्रेडिट किया बाय 70, तो ये वाली चीज भी एडजस्ट कर दी। अब डबल एंट्री आखिरी वाली कैसे मैच हो जाएगी, जब भी कोई एक एसेट बिकता है तो हमें अगर गेन हुआ है, एक 70 की चीज हमने 80 में बेच दी थी तो हमें बेसिकली 10 का गेन ऑन डिस्पोजल हुआ था। सो वो गेन कहीं भी रिकॉर्डेड नहीं था, तो हमने गेन को क्रेडिट किया बाय 10 से। सो हमारी करेक्टिंग एंट्री बन गई रेवेन्यू डेबिट हमने किया 80 से, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट किया 70 से एंड गेन को हमने क्रेडिट किया बाय 10 से। सो दिस इज हाउ आपकी डबल एंट्री भी मैच हो गई, ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल हो गई। सो हमें ये बहुत केयरफुली इस तरह की एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना पड़ता है, हमें इसकी अकाउंटिंग बहुत केयरफुली करना पड़ती है। और आप हमेशा अगर कभी ऐसी कोई एडजस्टमेंट है तो आप तीनों चीज़ें सोचा करें कि असल में क्या एंट्री बननी चाहिए थी, गलती से क्या बन गई, और अब ये जो गलती है इसको कैसे सुधारा जा सकता है, ये गलती कैसे ठीक की जा सकती है। सो इसके साथ ही हमारा ये जो IAS 16 है इसकी डिस्कशन कंप्लीट होती है। और ये अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, ये आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो CRQs हैं, जो आपके डिफरेंट सेक्शन C टाइप क्वेश्चंस हैं, सो वहाँ पे आपका ये बिल्कुल इसकी एडजस्टमेंट आती हैं और हर किसी भी तरह की एडजस्टमेंट आ सकती है। ये आपको बहुत अच्छे से इंशाल्लाह मैंने हर एक जो भी हमने इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे रिलेटेड इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए, तो अब आप इसको मज़ीद अपने एग्जाम किट से इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें बात करेंगे, हम एक नेक्स्ट IAS स्टार्ट करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।